पे दर पे दो धमाके होते ही अरसलान बिजली की सी तेजी से उछला। पहला धमाका तो उसे बिल्कुल अपनी टांगों के दरमियान महसूस हुआ था। धमाका होते ही अरसलान और उसके साथी मखसूस तरबियत की वजह से बिजली की सी तेजी से न सिर्फ जमीन पर लेट गए, बल्कि उन्होंने उस तरफ फायरिंग भी शुरू कर दी जिधर से गोलियां आई थी। ये वही जगह थी जहां से वो जजीरे पर चढ़े थे। लेकिन दोनों धमाकों के बाद और कोई गोली ना चली तो अरसलान के इशारे पर वो तेजी से रेंगते हुए उस तरफ बढ़ने लगे। एक दूसरे की सीध में जाने की बजाय पहल कर आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुसलसल फायरिंग जारी रखी और फिर आखिरी चट्टान के करीब पहुंचकर अरसलान ने हाथ आगे करके नीचे फायरिंग की। लेकिन कोई जवाब ना पाकर उसने जरा सा सर आगे बढ़ाकर देखा और दूसरे लम्हे वो उछलकर खड़ा हो गया। चट्टानें खाली पड़ी हुई थी, वहां कोई भी आदमी ना था। अरसलान को उठते देखकर बाकी अफराद भी उठ खड़े हुए। अरे ये मोटर बोट ये खाड़ी से खाली वापस जा रही है, इसे बांधा नहीं गया। लेकिन आने वाला गया कहाँ और कौन था? डगलस ने एक तरफ बहती हुई मोटर बोट को देखते हुए कहा। हैरत है, वो टाइगर तो जिंदा सलामत दरख्त से लटका हुआ है। ओ, धमाकों से उसके घुटनों की रस्सियां काटी गई हैं। उसी लम्हे फरकंदा की आवाज सुनाई दी और वो सब भी चौंक कर वापस देखने लगे। उन्हें अब टाइगर का ख्याल आया था। रस्सियां फायरों से नामुमकिन, इतना माहिराना निशाना और इतनी दूर से मैं नहीं मान सकता। अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा। उसे तो गोली मार दे, अचानक मास्टर टोनी ने कहा और तेजी से वापस मुड़ने लगा। वो शायद दोबारा दरख्त के करीब जाकर टाइगर पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन उसकी यही हरकत उसकी जिंदगी तो बचा गई। अलबत्ता शुमाली सिंध में मौजूद दरख्तों के झुंड से आने वाली गोली ने उसकी बिल्कुल सीध में खड़े हुए मिथाइस के जिस्म में अपना निशाना तलाश कर लिया और मिथाइस चीख मारकर लड़खड़ाया और दूसरे लम्हे वो चट्टानों पर लुढ़कता हुआ नीचे समंदर में जा गिरा। उसकी चीख की बाज़गश्त देर तक चट्टानों में गूंजती रही। मिथाइस के इस तरह गोली खाकर नीचे गिरते ही अरसलान, फरकंदा और डगलस बिजली की सी तेजी से हरकत में आए और उन्होंने अज खुद नीचे चट्टानों में छलांगे लगा दी, क्योंकि अब आने वाली गोलियों से बच निकलने का यही तरीका था। अलबत्ता मास्टर टोनी ने नीचे छलांग लगाने की बजाय नजदीकी पत्थर की ओट लेकर झुंड की तरफ फायर खोल दिया। नीचे आ जाओ मास्टर टोनी, न जाने ये कितने आदमी हैं, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, अरसलान ने चीखते हुए कहा। और उसी लम्हे मास्टर टोनी उछलकर किनारे पर आया और फिर वो भी नीचे उतर आया। मिथाइस की लाश कहीं नजर न आ रही थी, शायद उसे शार्क मछलियां घसीट कर ले गई थी। पोजीशन वाजे नहीं है, हम खतरे में भी गिर सकते हैं, जल्दी निकलो यहाँ से, अरसलान ने लॉन्च में पहुंचते ही कहा और मास्टर टोनी भी उछलकर लॉन्च में पहुंचा। अलबत्ता वो अपनी मोटर बोट की रस्सी चट्टान से खोलकर साथ ले आया था और फिर उसने ये रस्सी लॉन्च के हुक के साथ बांध दी। डगलस ने लॉन्च संभाली हुई थी। दूसरे लम्हे लॉन्च इंतहाई तेज रफ्तारी से खुले समंदर में दौड़ने लगी। मोटर बोट उसके साथ बंधी हुई तैर रही थी। उन सब की नजरें जजीरे पर लगी हुई थी, लेकिन जजीरे पर कोई आदमी नजर न आ रहा था। लेकिन जब वो जजीरे से कुछ दूर पहुंचे तो उन्होंने एक आदमी को उन्हीं चट्टानों पर खड़ा देखा जहां से वो नीचे उतरे थे। वो आदमी उन्हीं की तरफ देख रहा था। ये इमरान है, बिल्कुल इमरान है, डगलस ने चीखते हुए कहा। हमारा एक साथी कम हो गया है, बेचारा मिथाइस, काश मैं उसे बचा सकती। उसी लम्हे फरकंदा ने होंठ काटते हुए कहा। हम मिथाइस का इंतकाम लेंगे, भरपूर इंतकाम। हल्का मौत के सुपर एजेंट का इंतकाम न लिया जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं उस इमरान की बोटी बोटी उड़ा दूंगा। डगलस, लॉन्च वापस मोड़ो, अरसलान ने दांत पीसते हुए कहा। मेरा ख्याल है हमें मुसल्ला आदमियों के बगैर वापस नहीं जाना चाहिए। हो सकता है इमरान अकेला ना हो, उसके और साथी इधर उधर मौजूद हो, मास्टर टोनी ने कहा। लेकिन आदमियों को लाते लाते तो ये निकल जाएगा, फरकंदा ने कहा। नहीं मैडम, ये अब यहाँ से निकल नहीं सकेगा। इसकी मोटर बोट खुले समंदर में जा पहुंची है और जजीरे के गिर्द शार्क मछलियों के गोल मौजूद हैं। अब ये जजीरे पर कैद हो चुका है, बेबस, मास्टर टोनी ने कहा। तो फिर आदमी कहाँ से आएंगे? अरसलान ने कहा। मैं घाट पर पहुंचते ही फोन करूंगा और 10 मुसल्ला आदमी थोड़ी देर में घाट पर पहुंच जाएंगे। फिर हम पूरी कुव्वत से जजीरे पर रेड करेंगे और उन दोनों की या उनके और साथी हुए तो उन सब की बोटियां उड़ा देंगे, मास्टर टोनी ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ये अच्छा हुआ कि हमने अपने एक साथी की कुर्बानी देकर इमरान को यहाँ कैद कर लिया। अब हम उसका बाकायदा शिकार खेलेंगे और अगर हो सका तो उसे भी टाइगर की तरह शिकंजे में कसकर मारूंगा।
मैं उसके हलक से निकलने वाली बेबसी में लिपटी हुई चीखें सुनना चाहता हूँ, अरसलान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। और मास्टर टोनी ने आगे बढ़कर डगलस से लॉन्च का चार्ज ले लिया, क्योंकि उसे उस घाट के रास्ते का इल्म था जहां वो पहुंचना चाहता था। ये उस घाट से फासले पर दूसरा घाट था जहां से वो मोटर बोट पर गया था, क्योंकि मोटर बोट में तवील सफर नहीं हो सकता था। लॉन्च इंतहाई तेज रफ्तारी से दूसरे घाट की तरफ दौड़ती चली गई। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि इन चट्टानों पर खड़े होकर कोई इतने फासले से खूंटों से बंधी हुई बारीक रस्सियां 2 फायरों में काट सकता है। ये तो महारत की इंतहा है। डगलस ने अरसलान के साथ बेंच पर लेटे हुए कहा। हाँ, वाकई इंतहाई हैरत अंगेज निशाना है उस शख्स का। और उसने बैक वक्त 2 फायर किए, सिर्फ 2 फायर, और दोनों रस्सियां जो मुख्तलिफ खूंटों से बंधी हुई थी कट गई। उसका एक निशाना भी जाय नहीं हुआ। अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा। वैसे ये उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत ही बड़ा। अगर उसका एक निशाना भी गलत हो जाता तो धमाके की वजह से लाजमन अरसलान के हाथ से रस्सी निकल जाती और फिर टाइगर को अजियतनाक मौत से कोई ना बचा सकता। उसने अपनी महारत से अपने साथी की जिंदगी बचा ली है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये क्या चीज है। फरकंदा ने बेख्तियार झुरझुरी लेते हुए कहा। बहरहाल अब मौत उसका मुकद्दर हो चुकी है। अब मैं देखूंगा कि ये कहाँ बचकर जाता है, अरसलान ने कहा। और फिर मुसलसल सफर करते करते वो दूसरे घाट पर पहुंच गए। आप लोग इसी लॉन्च में ठहरे, मैं फोन करके आता हूँ। दूसरी लॉन्च का भी बंदोबस्त करता हूँ, मास्टर टोनी ने कहा और उछलकर नीचे उतर गया। खासे काम का आदमी साबित हो रहा है ये मास्टर टोनी। मास्टर टोनी के जाते ही डगलस ने कहा। हाँ, पुरानी दोस्ती निभा रहा है। वैसे बेहद ज़हीन भी है, वरना जिस तरह इमरान और उसके साथियों ने टाइगर की निगरानी का प्रोग्राम बनाया था, वो टाइगर के साथ हमारी गर्दनों पर सवार हो जाते। अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा। सोचने की बात यह है कि आखिर इमरान को इन सब बातों का इल्म कैसे हो जाता है। चार्ली वाला किस्सा तो एक तरफ रहा, अब देखो कि वो अचानक जजीरे पर आ पहुंचा। फरकंदा ने कहा। जहां तक मेरा आइडिया है, मास्टर टोनी जब बालम को छोड़ने गया तो इमरान वहीं घाट पर ही मौजूद होगा और फिर वो मास्टर टोनी का पीछा करते हुए शैतान जजीरे तक आ पहुंचा है, डगलस ने कहा। बिल्कुल यही बात है। अगर मुझे पहले से अंदाजा होता तो मैं मास्टर टोनी को इस बारे में हिदायत दे देता, अरसलान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। वो इसी तरह बातें करते रहे कि कुछ देर बाद मास्टर टोनी वापस मुड़ गया। उन सब ने सवालिया नजरों से मास्टर टोनी की तरफ देखा। सब बंदोबस्त हो गया है। मैंने आप लोगों के लिए भी फालतू मैगजीन मंगवा लिया है। अभी थोड़ी देर में 6 मुसल्लह अफराद पहुंच जाएंगे, मास्टर टोनी ने कहा। और उन सब ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिए। और फिर थोड़ी ही देर बाद नीले रंग की लॉन्च घाट से निकलकर उनकी तरफ बढ़ती आई और उस लॉन्च को देखकर मास्टर टोनी उठ खड़ा हुआ। लॉन्च जब करीब पहुंची तो उसमें 6 अफराद मौजूद थे। नीले रंग की लॉन्च उनके करीब आकर रुक गई। असला ले आए हो, मास्टर टोनी ने उनसे तहकुमाना अंदाज में मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, एक लंबे तड़ंगे आदमी ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। और फिर उसने एक बड़ा सा बैग लॉन्च से उठाकर मास्टर टोनी की तरफ बढ़ा दिया। हमारे पीछे चले आओ, मास्टर टोनी ने बैग अरसलान के हवाले करते हुए कहा और खुद स्टीयरिंग की तरफ मुड़ गया। चंद लम्हों बाद दोनों लॉन्चें आगे पीछे दौड़ती हुई दोबारा जजीरे की तरफ बढ़ने लगी। तुम्हारे आदमी बालम का क्या हाल है? अचानक अरसलान ने ख्याल आते ही मास्टर टोनी से पूछा। वह अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गया है, मास्टर टोनी ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। और अरसलान खामोश हो गया। जाहिर है वो कहता भी क्या। जजीरे पर पहुंचने से पहले उन्हें एक दरख्त का खोखला तना समंदर में तैरता हुआ नजर आया। ये क्या चीज है? अरसलान ने चौंकते हुए कहा। और मास्टर टोनी ने लॉन्च की रफ्तार आहिस्ता कर दी। किसी दरख्त का खोखला तना है, टूटकर समंदर में गिर गया होगा कि तैरता हुआ इधर आ पहुंचा, मास्टर टोनी ने कहा। और लॉन्च की रफ्तार एक बार फिर बढ़ा दी। दोनों लॉन्चें तने के करीब से गुजरती हुई जजीरे की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद मास्टर टोनी ने लॉन्च खाड़ी में रोक दी। दूसरी लॉन्च भी रुक गई। वो सब हाथों में मशीन गनें संभाले ऊपर देख रहे थे, लेकिन किसी तरफ से कोई आदमी नजर न आ रहा था। होशियारी से और पहलकर ऊपर चढ़ो, जो नजर आए उसे भून डालो, मास्टर टोनी ने चीख कर अपने साथियों से कहा। और फिर वो सब लॉन्चों से उतरकर चट्टानों पर चढ़ते गए। वो बिखर कर और इंतहाई मोहतात अंदाज में ऊपर चढ़ रहे थे। और फिर ऊपर वाली चट्टानों पर पहुंचकर वो रुक गए। अरसलान ने सर ऊपर करके देखा और दूसरे लम्हे उसके हलक से एक तवील सांस निकल गया। जजीरे की वो सिमत खाली थी। दूसरे लम्हे वो उछलकर ऊपर चढ़ गया और उसके साथ ही उसके साथी और मास्टर टोनी के आदमी भी ऊपर पहुंच गए।
टाइगर भी गायब था। उसके जिस्म पर बंधी हुई रस्सियां अभी तक उसी दरख्त के नीचे पड़ी हुई थी। ना ही वहां इमरान नजर आ रहा था। मास्टर टोनी के साथी जजीरे में पहल गए थे। वो निकल गए, यकीनन निकल गए हैं। अचानक अरसलान ने इधर उधर देखते हुए कहा, वो किसी तरह भी नहीं निकल सकते। अगर उन्होंने कोशिश की है तो फिर वो यकीनन शार्क मछलियों के पेट में पहुंच चुके होंगे। मास्टर टोनी ने बड़े पुरयकीन लहजे में कहा, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि वो कैसे निकले। मैं समझ गया हूं, अरसलान ने कहा, और फिर वो तेजी से उस तरफ को बढ़ गया जहां खोखले तने वाला दरख्त इमरान ने गिराया था। वहां अब भी छोटा सा गड़ा मौजूद था। ये देखो, यहाँ से उन्होंने वो खोखला तना निकाला है। ये सूखा हुआ दरख्त था और फिर उस पर सवार होकर वो निकल गए। वो तना तो हमें रास्ते में मिला था, यकीनन वो यही था, और वो दोनों हमें आते देखकर समंदर में उतर गए होंगे, अरसलान ने कहा। लेकिन बगैर चप्पुओं के वो कैसे घाट तक पहुंच सकते हैं, और फिर इस तने पर बैठकर तो वो शार्क मछलियों से नहीं बच सकते, डगलस ने कहा। हो सकता है उन्होंने फायरिंग करके मछलियों को खौफजदा कर दिया हो, और फिर शार्क मछलियां भी तो एक हद तक ही पीछा करती हैं, अरसलान ने कहा। उसी लम्हे मास्टर टोनी के आदमी जो जजीरे में पहले हुए थे वापस आ गए। मास्टर, जजीरे पर कोई आदमी मौजूद नहीं है, हमने सारा जजीरा देख लिया है, उनमें से एक ने कहा। आओ वापस चले, वो तना अभी तक समंदर में होगा, हम उन्हें अब भी शिकार कर सकते हैं, अरसलान ने तेज लहजे में कहा, और वो सब वापस लॉन्चों की तरफ दौड़ पड़े। और चंद ही लम्हों बाद दोनों लॉन्चें पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई वापस होने लगी। अरसलान और डगलस गौर से समंदर में वो स्पॉट ढूंढ रहे थे जहां उन्हें वो खोखला तना नजर आया था, लेकिन दूरबीन न होने की वजह से वो उन्हें नजर न आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो तना मास्टर टोनी को नजर आ गया और उसने अपने लॉन्च का रुख उधर मोड़ दिया। तना वैसे ही समंदर की लहरों पर डोल रहा था। दोनों लॉन्चें उसके करीब जाकर रोक दी गई। ओ, अभी दो आदमी इस तने पर मौजूद थे। देखो, तने पर पानी के निशानात इस अंदाज के हैं कि दो आदमी इस पर आड़े लेटे रहे हैं, अरसलान ने गौर से तने को देखते हुए कहा। ये यकीनन टाइगर और इमरान होंगे और लांचे देखकर समंदर में उतर गए होंगे। फायर करो, इस तने के इर्द गिर्द एक एक इंच जगह पर फायर करो, अभी उनकी लाशें ऊपर आ जाएंगी, मास्टर टोनी ने चीखते हुए अपने आदमियों से कहा। और फिर उसके आदमियों के साथ साथ उसने खुद भी पानी में मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। अरसलान, डगलस और फरकंदा खामोश बैठे हुए थे। तने के इर्द गिर्द एक एक इंच पर गोलियां बरस रही थी, लेकिन ना ही कोई लाश उभरी थी और ना ही खून का कोई रंग पानी में नजर आया था। रुक जाओ, ख्वामा का गोलियां जाय कर रहे हो, अरसलान ने हाथ उठाते हुए कहा, और फायरिंग रोक दी गई। वो लॉन्चे पहुंचने से थोड़ी देर पहले इस तने पर मौजूद थे, वरना अगर ज्यादा देर हो जाती तो पानी लाजमन खुश्क हो चुका होता। फिर इतनी देर में आखिर वो कहाँ चले गए? इतनी देर तो पानी के अंदर सांस भी नहीं रोका जा सकता, अरसलान ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। ओ अरसलान, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारी लॉन्चों के नीचे छुपे हुए हों, अचानक फरकंदा ने कहा, और अरसलान बेख्तियार उछल पड़ा। गुड आइडिया, वाकई ऐसा ही होगा। मास्टर टोनी, लॉन्चों को यकलक और इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाओ ताकि अचानक लॉन्चें हटने से वो दोनों सामने आ जाए, अरसलान ने कहा। और मास्टर टोनी ने दूसरी लॉन्च वालों को हुक्म दिया और खुद लॉन्च को एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा ले गया। दूसरी लॉन्च ने भी ऐसा ही किया। कुछ फासले पर पहुंचकर उन्होंने लॉन्चें दोबारा रोक दी और गौर से समंदर के उस हिस्से को देखने लगे जहां वो चंद लम्हे पहले मौजूद थे। उसी लम्हे अरसलान और डगलस ने उस हिस्से पर फायरिंग शुरू कर दी और उनकी देखा देखी मास्टर टोनी और उसके साथी भी फायरिंग में शामिल हो गए। काफी देर तक ये अंधाधुंध फायरिंग जारी रही, लेकिन नतीजा वही पहले वाला ही निकला। ना ही कोई लाश उभरी और ना कोई खून की लकीर नजर आई। ये लोग जिन है या भूत, आखिर ये कहाँ गायब हो गए? मास्टर टोनी ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा। कुछ देर और ठहर कर देख लो, शायद उन्हें ज्यादा देर तक समंदर के अंदर रहने की प्रैक्टिस हो, लेकिन बहरहाल ये तो तय है कि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इसलिए ये अगर समंदर के अंदर है तो ज्यादा देर तक ना रुक सकेंगे, अरसलान ने कहा। यह भी तो हो सकता है कि ये समंदर के अंदर तैरते हुए दोबारा हमारी लॉन्चों के नीचे पहुंच गए हों, फरकंदा ने कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मेरा ख्याल है मुझे कुछ समंदर के अंदर उतरना होगा, तभी असल सूरत हाल सामने आएगी, अरसलान ने गन एक तरफ रखकर उठते हुए कहा। लेकिन गोताखोरी का लिबास तो मौजूद नहीं है, फरकंदा ने चौंकते हुए कहा। कोई बात नहीं, कुछ देर तक तो मैं सांस रोक सकता हूँ, अरसलान ने कहा। और फिर उसने गन उठाई और उछलकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी और वो सब सांस रोके उस जगह को देखते रहे। दोनों लॉन्चें एक दूसरे के मुतवाजी खड़ी थी और फिर चंद लम्हों बाद
दूसरी तरफ से अरसलान की आवाज सुनाई दी और वो सब तेजी से दूसरी तरफ को मुड़ गए। अरसलान दूसरी लॉन्च की परली तरफ से उभरा था और फिर वो चंद ही लम्हों बाद मास्टर टोनी के आदमियों वाली लॉन्च पर चढ़ आया। नीचे कोई मौजूद नहीं है, मैंने अच्छी तरह देख लिया है, हमने खौमखा वक्त ज़ाय किया है। अरसलान ने छलांग लगाकर वापस अपनी लॉन्च की तरफ आते हुए कहा। हैरत है, फिर ये लोग आखिर गए कहाँ? सबने हैरत भरे लहजे में कहा। वो किसी और तरीके से निकल गए हैं। मैं लॉन्चों के नीचे से होकर दूसरी तरफ निकला हूँ, लेकिन समंदर साफ है। अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा। तो फिर आप वापस चले? मास्टर टोनी ने मायूस से लहजे में कहा। हाँ, वापस चलो। और सुनो मास्टर टोनी, अब इमरान बराह रास्त तुमसे टकराएगा। अब वो तुम्हारे जरिए हम तक पहुंचने की कोशिश करेगा, इसलिए साहिल से हम तुमसे अलहदा हो जाएंगे, अरसलान ने कहा। लेकिन इस तरह तो आपको यहाँ बेहद तकालीफ होंगी। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहाँ इमरान के फरिश्ते भी आपका पता न चला सकेंगे, मास्टर टोनी ने लॉन्च को आगे बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें गलतफहमी है, हम इमरान से डरकर कहीं फरार नहीं हो रहे। हमारा तो मिशन ही इमरान का खात्मा है। तुम हमारी फिक्र न करो, हम अपना बंदोबस्त कर लेंगे, अरसलान ने इस बार कदरे तलक लहजे में कहा। और मास्टर टोनी खामोश हो गया। जाहिर है वो जबरदस्ती तो उन्हें न रोक सकता था। और फिर आधे घंटे तक मुसलसल सफर करने के बाद दोनों लॉन्चें घाट से जरा हटकर साहिल के साथ लगा दी गई और अरसलान, डगलस और फरकंदा लॉन्चों से उतरे और मास्टर टोनी का शुक्रिया अदा करके वो तेजी से घाट की तरफ बढ़ गए। मास्टर टोनी ने अपने आदमियों को लॉन्चें वापस करने और फिर अड्डे पर पहुंचने की हिदायत की और खुद उतर कर वो भी घाट की तरफ बढ़ गया और दोनों लॉन्चें तेजी से घाट की तरफ बढ़ती चली गईं। मास्टर टोनी दूर मौजूद टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ते हुए यही सोच रहा था कि आखिर इमरान और टाइगर जजीरे से कैसे निकले। कोई बात उसकी समझ में ना आ रही थी। आखिर उसने यही फैसला किया कि वो खुद अपने गैंग की मदद से इमरान का खोज निकालेगा और फिर वो उससे वहां से निकलने का हल पूछने के साथ साथ बालम की मौत का इंतकाम भी लेगा। बालम उसका ऐसा साथी था जिसने पूरे गैंग को बड़े अच्छे तरीके से संभाल रखा था और उसे बालम की मौत से न सिर्फ जज्बाती तौर पर बल्कि कारोबारी तौर पर शदीद धचका पहुंचा था। यही वजह थी कि बार बार उसके जहन में बालम के इंतकाम लेने की लहर उठ रही थी। लॉन्चों को अपनी तरफ आते देखकर इमरान और टाइगर पानी में उतर गए। वो तनी के करीब ही समंदर में मौजूद थे। उन्होंने अपने सर पानी से बाहर निकाले हुए थे। जब लॉन्चें बहुत करीब पहुंच गई तो उन्होंने अपने सर अंदर कर लिए। इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक दोनों लॉन्चें तने की दोनों साइडों पर आकर रुक गई और इमरान और टाइगर उनके रुकते ही इंतहाई तेज रफ्तारी से लॉन्चों के नीचे पहुंच गए। दोनों लॉन्चें पुराने मॉडल की थी, इसलिए उनके उकब में जहां पंखा नस्ब था वहां एक बड़ा सा हिस्सा खाली था, जिसमें आसानी से इस तरह छुपा जा सकता था कि पंखे के साइड से होकर अंदर दोहरा होकर उस खाली हिस्से के साथ जिस्म को दोनों अतराफ में दबाकर अपने आप को नीचे गिरने से रोका जा सकता था। इमरान का ख्याल था कि दोनों लॉन्चें जदीद मॉडल की हैं, क्योंकि बाहर से उनको जदीद बनाया गया था, लेकिन उनका असल ढांचा पुराने मॉडल का ही था। चूंकि उनका मकसद सिर्फ साहिल तक पहुंचना था, इसलिए वो दोनों ही उस खाली हिस्से में घुस गए। लॉन्चें चूंकि रुक गई थी, इसलिए उनके पंखे साकित हो गए थे और साकित होने की वजह से उन्होंने गुजरने का रास्ता बना लिया था। चंद लम्हों बाद ही पानी में मुसलसल और तेज फायरिंग शुरू हो गई। यूं लगता था जैसे वो दो आदमियों की बजाय पूरी फौज के खिलाफ फायरिंग कर रहे हों, लेकिन इमरान और टाइगर दोनों इत्मीनान से बैठे फायरिंग होती देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक पंखे पूरी रफ्तार से चले और लॉन्चें एक जोरदार झटके से आगे बढ़ी। इमरान और टाइगर दोनों ने इन जोरदार झटकों से अपना तवाजुन बड़ी मुश्किल से कायम किया, क्योंकि पकड़ने या बैठने की तो कोई जगह न थी। वो तो खाली हिस्से की एक साइड से पुश लगाकर और सामने वाले हिस्से से दोनों पैर लगाकर मुखालिफ सिमतों में जोर लगाकर उस खाली हिस्से में जमे हुए थे और उनके नीचे बड़ा सा पंखा पूरी रफ्तार से घूम रहा था। अगर वो उस चलते हुए पंखे पर गिर जाते तो फिर उनके जिस्म एक लम्हे में कीमे में तब्दील हो जाते। और अचानक और जोरदार झटके ने काम तो ऐसा ही दिखाया था। वो जरा से खिसके तो जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बरवक्त संभाल लिया था। यह हिस्सा पंखे की हद तक पानी के अंदर था, लेकिन ऊपर वाला खाली हिस्सा पानी की सतह से बाहर था। और वैसे भी इंजन रूम से हवा अंदर आ रही थी। गोश्त में नाकाबिल बर्दाश्त बू भी शामिल थी, लेकिन कम अज कम इस तरह वो दम घुटने से तो महफूज थे। लॉन्चें जरा सा आगे बढ़कर फिर रुक गई और एक बार फिर पानी में फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन इस बार फायरिंग का टारगेट फासले पर था। इमरान और टाइगर
ऐसी जगह पर फंसे हुए थे जहां से वो ये कार्रवाई न देख सकते थे। लेकिन जाहिर है उन्हें कार्रवाई देखने की जरूरत ही न थी। वो इसी जगह पर मौजूद थे जहां से उन्हें चेक न किया जा सकता था, जब तक के पंखे बंद करके बाकायदा उनके ऐन नीचे आकर चेक न किया जाता या फिर इंजन रूम में फर्श को खोला न जाता। काफी देर तक फायरिंग होने के बाद रुक गई और फिर उन्हें महसूस हुआ कि कोई आदमी समंदर में कूदा है। पानी में छप छप की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन ये आवाजें लॉन्च के मेन बॉडी के नीचे से आ रही थी। कोई शख्स तैरता हुआ गुजर रहा था। थोड़ी देर बाद लॉन्च एक बार फिर हरकत में आ गई। इस बार उनकी स्पीड खासी तेज थी